नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, बिहार में कल चुनाव हुए हैं। चुनाव किस तरफ मुड़ेंगे, 4 सीटों का रिजल्ट क्या होगा, इस पर हमने विश्लेषण आपको रातों रात में भी दिखाया है। लगातार कमेंट्री इस पर जारी भी रहेगी। पोस्ट जो चुनाव है उसके भी विश्लेषण आपको मिलेंगे। लेकिन कल केवल चुनाव ही नहीं था बिहार में। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के सर्वेसर्वा हैं, वो बिहार में मौजूद थे। बिहार को एक और एम्स की सौगात मिली है। मंच पर लगभग सारे एनडीए के जो सहयोगी हैं, जो चेहरे हैं बड़े, वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन जहाँ पूरे बिहार की नज़र उस 4 सीट के चुनाव पर थी, हमारी नज़र उस मंच पर थी। हमने उस मंच पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो शायद एनडीए के अंदर जो एक ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है उसके बारे में पहले से ही आगाह कर देगा। देखिए, पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर है, ये उस मंच की तस्वीर है। प्रधानमंत्री से शुरू कीजिए, क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री खुद खड़े हैं। प्रधानमंत्री के अगर लेफ्ट की तरफ आप बढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि एक तरफ राज्यपाल है, उसके बाद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और भी लोग वहाँ मौजूद हैं। अब जरा राइट की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के जस्ट बगल में नीतीश कुमार है। होना भी यही चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के सर्वेसर्वा हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों की वहाँ तस्वीर तो होनी ही चाहिए। तीसरे नंबर पर कौन है? ये भाजपा के कोई नेता नहीं है, ये बिहार एनडीए के एक और सहयोगी दल हैं जिनका एक भी विधायक नहीं है बिहार में। चिराग पासवान है, केंद्र में मंत्री हैं। 5 सांसदों का सहयोग ये देते हैं नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को। बदले में बिहार में और झारखंड में इन्होंने सीटें लेने का मन बना लिया है। झारखंड में तो एक सीट पर लड़ भी रहे हैं, बिहार में भी कुछ सीटों का दबाव ये डाले हुए हैं भाजपा पर। इसके बाद की हायरार्की हम देखते हैं। देखिए, इसके बाद भाजपा के नेताओं का जो श्रृंखला है वो शुरू हो जाता है। क्षेत्र के नेता भी मौजूद हैं, एक डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो भी कोने में खड़े हैं। मतलब इस मंच पर कुछ दिग्गजों का चेहरा मिसिंग है। एनडीए से भी कई लोगों का मिसिंग है और भाजपा में भी कुछ लोगों का जो एक्सपेक्टेड था वो भी चेहरा नहीं है। इस पूरे तस्वीर की हम आपको क्रोनोलॉजी समझाएंगे, स्कीमेटिक्स इसका पूरा समझाएंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे आलोक जी का, जो कि बिहार के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जांच पड़ताल में हमारे सहयोगी हैं। आलोक जी, प्रथम दृष्टया इस तस्वीर को देखकर अगर कुछ शब्दों में इसके बारे में वर्णन करना तो क्या कहिएगा? देखिए, लोग माने या ना माने, एनडीए में चिराग पासवान एक उभरता चेहरा है जी। अगर आप गौर से देखें एनडीए के चेहरे को तो आपको नजर आएगा मांझी जी पके हुए आम हैं, कब टपक जाएंगे कोई निश्चित नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पूरी राजनीति कर ली, उपलब्धि 0 है। उसके बाद आती है नंबर पशुपति कुमार पारस की। तो पारस तो खुद ही पारस थे, लेकिन उन्होंने अपना जगह छोड़ दिया, तो पारस के बाद वो पत्थर हो गए हैं जी। तो और उसके बाद सहयोगी आते हैं इनके भाजपा में जो नेता हैं जी। सम्राट चौधरी अपने को नंबर 2 कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आप लगातार देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी का ग्राफ गिर रहा है। इसका मकसद है, इसका मतलब है, सम्राट चौधरी को भाजपा ने क्यों बनाया था? दूसरे ये कह सकते हैं क्या कि सिर मुराए ओले पड़े? सिर मुराए ओले पड़े ये तो बाद हुआ है, लेकिन उसके पहले की कहानी शुरू हो गया था। पहले कहानी कि सम्राट चौधरी के कारण भाजपा, सम्राट चौधरी की एक गलती के कारण भाजपा शाहाबाद क्षेत्र से साफ हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सम्राट चौधरी की गलती थी? जो लड़ रहा है उसकी गलती नहीं है, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी गलती नहीं है, नहीं, यहाँ भाजपा की स्ट्रेटजी में गलती। सम्राट चौधरी अध्यक्ष ने तो सारी गलती नहीं की है। अध्यक्ष की एक गलती है, आपको दिखेगा। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आपने भी देखा होगा। जी जी। तो जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया उस दिन से वो बीजेपी के बागी थे। अगर गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ वो नॉमिनेशन किए हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको निकाला कब जाता है पार्टी से? जब वो काम बिगाड़ते थे। जब काम बिगाड़ नहीं, प्रधानमंत्री का दौरा 27 तारीख को होता है जी, और चुनाव प्रचार 10 से 15 दिन कर लिए होते हैं। बीजेपी के एक दिल्ली के सांसद आके कह देते हैं कि पवन भाई तो अपन बरन, मैं उन पे कुछ नहीं बोलूंगा।
और प्रधानमंत्री के दौरा 27 तारीख को होता है और पवन सिंह का निष्कासन 25 तारीख को होता है। अफरा तफरी में लिया गया फैसला, मैनेजमेंट था। इसका मतलब ये होता है कि सम्राट चौधरी दिल से नहीं चाहते थे कि काराकट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतें। इसका नुकसान पूरे शाहाबाद में हुआ और इसका नुकसान पूरे शाहाबाद क्षेत्र में हो गया। अब क्या करेंगे सम्राट चौधरी? यही राजनीतिक डेथ वारंट लिखा गया था क्या सम्राट चौधरी? उसके बाद ये अपने को कुशवाहा का नेता कहते हैं जी। औरंगाबाद में एक कुशवाहा वोट नहीं देता है जी। जहानाबाद में एक कुशवाहा वोट नहीं देता है, आरा में एक कुशवाहा वोट नहीं देता है, पाटलिपुत्र में एक कुशवाहा वोट नहीं देता है। तब ये क्या कहेंगे कि हम खगड़िया में चुनाव जिताए हैं? जी। तो खगड़िया में क्या चुनाव जिताए? खगड़िया में तो चेहरा भी डायनामिक चेहरा था राजेश वर्मा का, वहाँ राजेश वर्मा चुनाव जीता है। आप ये कहेंगे राधा मोहन सिंह को चुनाव जितवाए हैं, ये कहेंगे नित्यानंद राय सिंह, उनके साथ जाति का वोट नहीं दिला पाए तो बाकी कहाँ से आपको मिलेगा? देखिए इन दोनों जगहों पर भी कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के साथ नहीं था। अच्छा, एक बात टैली नहीं कर पा रही है आपकी बात से। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी ने उनकी गलतियों से हार गए उपेंद्र कुशवाहा, तो भेजा तो भाजपा ने ही राज्यसभा ना। भाजपा अपना पैर क्यों काटेगी? आखिर राज्यसभा की सीटें गंवानी पड़ी। वो तो गठबंधन को बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने निर्णय लिया, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में किस उपेंद्र कुशवाहा एक नुकसान भी सम्राट चौधरी के माथा पर जाता है, बस राज्यसभा की सीट भी। और क्या बीजेपी को डबल घटन हो गया कि बिना कोई उपेंद्र कुशवाहा जिसमें पार्टी इनको गठबंधन में लाया गया था उसमें सम्राट चौधरी कहते थे हम तो कुशवाहा का वोट अब एकजुट कर लिए हैं, हम भी हैं उपेंद्र कुशवाहा भी है। लेकिन हुआ क्या? एनडीए को कितना % कुशवाहा का वोट? बिल्कुल इस बार तो नहीं मिला है, नहीं मिला है, इस बार तो नहीं मिला है। तो वो दूसरी तरफ अब आते हैं चिराग पासवान की तरफ। तो चिराग पासवान में सबसे बड़ी खासियत ये तो है ना भाई कि स्ट्राइक रेट 100% रहा इनका, और अब जाति का वोट संपूर्ण लेते, और जाति का वोट संपूर्ण मिला। चाचा के विरोध के बावजूद भी सभी सीट पे ही जीत गए, क्योंकि आप देखे होंगे कि एक दिन भी चुनाव प्रचार में पशुपति पारस वर्तमान सांसद होते हुए भी हाजीपुर नहीं गए। तेजस्वी, मुकेश सहनी, पशुपति पारस और भी कई लोग चाहते थे कि चिराग पासवान चुनाव। उसके बाद आप देख लीजिए समस्तीपुर का भी, समस्तीपुर के वर्तमान सांसद थे जी प्रिंस राज, एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद भी एक दिन प्रचार में नहीं गए जी। नवादा में चंदन सिंह एक दिन भी विवेक ठाकुर के प्रचार में नहीं गए। ये भी कहा जा सकता है कि वो लोग चाहते होंगे कि ये लोग हार जाए। वो लोग यहाँ तक कि खगड़िया के ये लोग वोटर भी थे जी, प्रिंस राज और पशुपति पारस, इसके बावजूद भी वो क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, वोट देने जाते हैं। कहे कि हम वोट तो दिए हैं एनडीए को ही, अब अंदर दिए कि नहीं दिए कौन जानता है। अच्छा ठीक है, मंच पर तो हमने तस्वीर देख ली, आपने सम्राट चौधरी के बारे में बता भी दिया। एक और सवाल है मेरा, सम्राट चौधरी तो इस मंच पर नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो हैं। नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश कुमार आते हैं, नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़े हैं तो छू भी सकते, कोई उसमें गड़ी गलत बात नहीं है। बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं तो प्रणाम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अपने बगल में नरेंद्र मोदी जगह देते हैं, लेकिन नीतीश के जस्ट बाद चिराग पासवान का होना और उसके बाद मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है क्या नीतीश कुमार के बाद का जो कुर्सी है वो चिराग पासवान का है कि भाजपा अपने लिए कुछ निकालेगी रास्ता? देखिए एक चीज़ और है, चिराग पासवान के लिए एनडीए में अगर कोई घातक थे तो वो थे नीतीश कुमार, जिनका के विरोध करके ये विधानसभा चुनाव में अपनी थोड़ी सी नीतीश कुमार के सामने अपना ये थोड़ा ताकत दिखाए थे। लेकिन अब इधर जो है नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर, नीतीश कुमार के लिए उनको प्रणाम कर चचा कह के, अब उनके सीएम का चेहरा घोषित करके उनके दल के एक मंत्री के बेटी को सांसद बनाकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का भी दिल जीत लिया, पैचअप कर लिया है, और वहाँ भी उनका पूरी तरह पैचअप है। और पैचअप का नतीजा ये आप देख रहे होंगे कि इनको जैसे चुनाव आयोग ने लोजपा, रामविलास और रालोजपा दोनों को बराबर कहा था कि दोनों पार्टियां भी बराबर रहेगी जब तक कि आयोग का फैसला नहीं आ जाता है। और नीतीश कुमार की ओर से चिराग पासवान को गिफ्ट मिल जाता है और उनको वनवास दे दिया जाता है जी। एनडीए की बैठक में पारस को नहीं बुलाया, एनडीए की बैठक में पारस जी को नहीं बुलाया गया। मतलब कुल मिलाकर ये है कि एनडीए में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा है तो चिराग पासवान है, और नीतीश कुमार के बगल में उनकी कुर्सी होना ये भी तय करता है कि नेक्स्ट इन लाइन वो है कि वो उस मंच पे
कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों प्रोटोकॉल में बराबर होते हैं। जी जी तो एकमात्र कैबिनेट मंत्री थे इस मीटिंग में जी जी जो कि वहाँ रखता था। अगर जेपी नड्डा होते तो उनकी जगह होती। जी और उनके जस्ट बाद कैबिनेट मंत्री आप देखे होंगे नित्यानंद राय हैं, फिर राजभूषण चौधरी हैं। जी। लेकिन इस मंच पे एक तस्वीर मुझे भी खटक रही है, मांझी जी की। आपको भी खटक रहा होगा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं थोड़ा पीछे हैं। और उनका ही स्वास्थ्य खराब कर लगता है कि बगल में दे दिया जाएगा भाई कि लैट्रिन उट्रिन बगल में जाते आते रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे सवाल का, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान और भाजपा के लोग भी जानना चाहते होंगे। देखिए, मोदी जी का एक अपना तरीका है, वो चिराग पासवान से जब भी मिलते हैं तो लगता नहीं है कि भाजपा के, कभी कभी तो लगता है कि भाजपा के बिहार के नेताओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं वो उनसे, और इस मंच पर भी वही दिख रहा है। तो भाजपा के होते हुए नरेंद्र मोदी क्या बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत दिन तक भाजपा को झेलना पड़ा है, भाजपा नीतीश कुमार के भरोसे सत्ता में जरूर बिहार की आ जाती है, लेकिन हर बार बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा को मुक्की भी खिलाई है। तो क्या भाजपा एक और नीतीश कुमार चिराग पासवान में बनाना चाहेगी? देखिए, अगर आपको डायबिटीज है तो तीखा होने के बावजूद भी करेला खाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर भाजपा को बिहार में 5% पासवान समाज का वोट चाहिए, एक फिल्म इंडस्ट्री का चमकता चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, तो और नीतीश कुमार के चेहरे से लोग 18 साल से एक ही चेहरे को देखते देखते बहुत बच्चा जन्म से लेके अभी तक मुख्यमंत्री का क्या नाम है तो नीतीश कुमार कहते कहते पक चुका होगा। तो अब उसके बदलाव के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान से ज़्यादा कोई डायनेमिक चेहरा है। ये तो आज मंच पे भी दिख रहा है या बाकी मंचों पर दिखता है, समानांतर चिराग पासवान किसी को खड़ा नहीं किया जाता है। जब नरेंद्र मोदी होते हैं तो वो अपने साथ रखते ही हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान जी ने ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी उनके राम हैं और वे उनके हनुमान हैं। तो जहाँ राम और हनुमान का प्रेम रहेगा तो वहाँ तो लाजमी इस बयान से भी कहीं ना कहीं एक विश्वास बढ़ता है नरेंद्र मोदी का जी। और पारस से सारी सीट, और जहाँ लंका विजय की बात होगी तो हनुमान जी का तो सहयोग लिया ही जाएगा। तो बिहार में आपको लगता है कि भाजपा दाव खेल सकती है चिराग पासवान को? हाँ हाँ, बेशक। और देखिए, चिराग पासवान का जिस तरह से लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा है तो दाव खेलने में ये मोदी का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जैसे आप देखिए ना भाई कि दोनों 15-15 16-16 सीट पर लड़े थे चुनाव, और दोनों 12-12 पर अटक जाते हैं और चिराग पासवान 5 में 5 जीतते हैं। तो दोनों का स्ट्राइक रेट भी घटा है भाजपा जदयू का। उपेंद्र कुशवाहा का स्ट्राइक रेट 0 हो गया। मांझी जी का तो एक ही सीट था भाई, जीतते तो 0 था, नहीं तो 100% है। तो आप ये मानते हैं कि बिहार भाजपा में गुटबाजी भी एक बड़ा कारण है चिराग के आगे बढ़ने का? देखिए, बिहार भाजपा में एक गुट नहीं है, यहाँ हर नेता का एक अलग गुट है। कभी भी विजय सिन्हा नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी आगे हों, कभी भी दिलीप जायसवाल नहीं चाहते हैं कि नित्यानंद आगे हों। तो उसके बाद संजय जायसवाल जी का अलग गुट है, राधा मोहन सिंह का अलग गुट है, नित्यानंद जी का अलग, गिरिराज सिंह का अलग गुट है। तो जितने मुंडी हैं, मुंडे मते भिन्ना इस स्थिति यहाँ है। संजय मयूख दिल्ली में रहकर सोच रहे हैं भाई हम भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका अलग गुट यहाँ है। तो एक गुट नहीं, यहाँ दर्जन भर गुट बीजेपी में हो गया। हमने बंदरों और बिल्ली वाली कहानी सुनी थी कि इतने सारे बंदरों में एक बिल्ली जीत जाएगी धीरे से, वही होगा। और चिराग पासवान अभी मंत्रालय में भी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके मंत्रालय में भी दिख रहे हैं कि अपने विभाग के अधिकारियों और विभाग के जो सहकर्मी हैं उनके साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग की भी संभावना इनके चलते बढ़ रही है। तो ऐसा होगा तो अगर विधानसभा चुनाव नवंबर में है, अगर 1-2 फैक्ट्रियां यहाँ लग जाती है तो चिराग पासवान का और यहाँ स्थिति बेटर हो जाएगा। जी, तो आपने देखा किस तरीके से हमने बिहार में कल जो एक बहुत बड़ी खबर छुप गई थी उसे खींचकर बाहर निकाला और उसके न्यूरो स्कीमा को आपके सामने प्रस्तुत किया। लगातार दिन भर पर भारत लाइव पर खबरें चलती रहेंगी। इसी तरीके से पॉलिटिकल कमेंट्री हमारी जारी रहेगी। भारत लाइव पर बने रहें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।